हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान के पहले ही चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस पाठ के कुछ बेसिक कंसेप्ट को जो हमने इसके पिछले वीडियो में डाला है, जो नहीं देखे हैं आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो आज हम देखते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये देखें कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या तो कहें योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि जब अभिकारक की तरफ ढेर सारे तत्व या यौगिकों को हम मिलाते हैं तो उत्पाद की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक यौगिक या तत्व का निर्माण होता है, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि हम ये कहते हैं कि अभिकारक की तरफ अमोनिया मिलाते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाते हैं। दोनों ही गैसीय यौगिक हैं। संपर्क में आने पर इनकी परस्पर क्रिया से अमोनिया क्लोराइड का सफेद धुआं बन जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि इस तरह से। यहां देखें तो ये है अमोनिया गैस। NH3 क्या होती है? अमोनिया गैस होती है। और HCl जो होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, इसी को बोलते हैं HCl अम्ल। तो इन्हें को दोनों को अगर हम इस तरह से मिलाते हैं, इस तरफ अभिकारक की तरफ, अब दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो उत्पाद में देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक यौगिक का निर्माण होता है, ना कि इसके साथ जुड़े हुए और भी यौगिक बन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक यौगिक का निर्माण, इसलिए इसको कहा जाता है कि एकल यौगिक है। इस तरफ क्या है, जो इस तरफ बन रहा है, ये एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। इस तरफ मिलाए जाते हैं, जो इसको कहते हैं अभिकारक। तो अभिकारकों में देख रहे हैं तो अभिकारक में जो है दो यौगिकों को मिलाया जा रहा है, और उत्पाद की तरफ देख रहे हैं तो उत्पाद में सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद बन रहा है, जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो हम इसको लिख देते हैं कि ये जो है NH3 होता है अमोनिया। NH3 को हम कहते हैं अमोनिया, और HCl को कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, या तो कहें हाइड्रोक्लोरिक। और इस तरफ देख रहे हैं तो इस तरफ जो यौगिक का निर्माण हो रहा है, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम कहते हैं इसको अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये देखें, तो इधर देखें तो ये नाइट्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन का 3 अणु मिलकर बनाता है अमोनिया। और ये एक यौगिक हो गया। दूसरा यौगिक कौन है? हाइड्रोजन का एक अणु और क्लोरीन का एक अणु मिलकर बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो दूसरी तरफ देखते हैं कि नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का 4 अणु और क्लोरीन का एक अणु, सब जो है मिलकर एक ही यौगिक बनाते हैं, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। आशा करते हैं कि संयोजन या कहें योगात्मक अभिक्रिया आप समझ गए होंगे किसको कहते हैं। जब एकल उत्पाद बनता है तो क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया। कोई भी हम अभिक्रिया देखें और इस तरफ उत्पाद की तरफ अगर सिर्फ और सिर्फ एक यौगिक या तत्व दिखे, तो ये समझ जाइए ये जो है ये संयोजन अभिक्रिया की वजह से ये बना हुआ है। तो अब हम संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक बहुत जहरीली गैस बनती है, जिसे कहते हैं फास्जीन, या इसी को कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। तो देख लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक अणु है। इस यौगिक में जब हम क्लोरीन गैस को मिलाते हैं तो इस पक्ष में देखते हैं, दूसरे पक्ष में अभिकारक के जस्ट अपोजिट साइड में, जिसको कहते हैं उत्पाद में, तो यहाँ पे फास्जीन बन रहा है। उत्पाद की तरफ क्या बन रहा है? फास्जीन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर कितने हैं? 2 हैं अलग अलग यौगिक, और इस तरफ देख रहे हैं तो एकल यौगिक है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि यह जो है संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये है क्लोरीन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड किसको कहते हैं? जब एक एक अणु कार्बन और ऑक्सीजन के मिलते हैं तो कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्लोरीन जब इसमें मिलाते हैं तो ये बन जाता है कार्बोनिल क्लोराइड, या इसी को कहते हैं फास्जीन। अगला एक उदाहरण देख लेते हैं। जब कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो उदाहरण के लिए इधर देखें तो इस पक्ष में, अभिकारक के पक्ष में अगर देखते हैं तो कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु, इन दोनों को मिलाते हैं तो उत्पाद की तरफ देखते हैं तो इधर जो है
एक सिर्फ और सिर्फ एक यौगिक बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो अब हम समझते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। इसको समझाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अब तक ज्ञात आवर्त सारणी में कुछ कुल जो है तत्वों की संख्या 118 है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जितने 118 तत्व हैं, उनमें कुछ तत्व क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब दूसरे से जल्दी क्रिया कर जाते हैं। कुछ जो है धीमी गति में क्रिया करते हैं। तो यहाँ कुछ तत्वों के बारे में देखते हैं कि कितनी जो है तत्व ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्रियाशील हैं, फिर उनसे कम क्रियाशील कौन है, फिर उनसे कम क्रियाशील कौन है, इनको समझते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं क्रियाशीलता किसको कहते हैं। उदाहरण हम ये समझाते हैं। मान लीजिए एक क्लास में बहुत ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें दो नए बच्चे आते हैं। तो एक बच्चा ऐसा है जो कि सुबह से शाम तक बैठा है, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है, वह किसी से बातचीत नहीं, किसी से उसकी दोस्ती नहीं होती है। वहीं पे एक दूसरा बच्चा ऐसा होता है जो आते ही समझ लीजिए कि कई बच्चों के साथ में इंटरेक्ट हो जाता है, एक दूसरे के साथ में तालमेल बनाता है और जो है ना जल्दी से दोस्ती कर देता है, फ्रेंडशिप कर लेता है। तो यहाँ देखते हैं उसी प्रकार के तत्व होते हैं, कुल मिला के 118 होते हैं, लेकिन क्रियाशीलता का आधार पर सब जो है कम ज्यादा होते हैं। तो इनको देखते हैं कि यहाँ कुछ तत्वों के हमने नाम लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो बहुत तेजी से क्रिया कर जाता है दूसरे तत्वों के साथ या यौगिकों के साथ में। दूसरा क्या है, सोडियम, कैल्शियम। इस तरह से ये सभी घटते क्रम में है। ऊपर वाला तत्व एकदम से ज्यादा क्रियाशील, उससे नीचे वाला और क्रम, इससे नीचे वाला और क्रम, ऐसे ही नीचे घटते क्रम में आ रहे हैं क्रियाशीलता। जैसे उदाहरण के लिए हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक लोहे की रॉड है या कहें सरिया है। उस सलिया को हम क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं, तो हम दूसरे दिन देखते हैं कि उसमें जंग लग जाती है। जंग क्यों लग गई, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्या कर गया, क्रिया कर गया। वहीं पे हम क्या करते हैं, हमारे पास चांदी की रॉड है, चांदी है, उस चांदी को हम बाहर रख देते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, वो उसमें सालों लग जाते हैं। सालों बाद देखते हैं थोड़ी थोड़ी उसमें परिवर्तन आने लगता है। तो यहाँ देखते हैं कि जो लोहा है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील था, इस वजह से उसमें यह प्रभाव हुआ। वहीं पे क्या है, चांदी कम क्रियाशील है। ठीक है, इस आधार पे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम उससे कम क्रियाशील है, कैल्शियम उससे कम क्रियाशील है, मैग्नीशियम उससे कम क्रियाशील है। इस तरह से देखें तो क्रियाशीलता के घटते क्रम में सबसे कम क्या होता है, गोल्ड होता है। तो अब यहाँ आते हैं, फिर समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक पदार्थ यानी जो बहुत ज्यादा क्रियाशील पदार्थ है, वह जो है दूसरे क्रियाकारक यानी जो कम क्रियाशील है उसको विस्थापित कर देता है। तो ऐसा अभिक्रिया जो होती है, ऐसी अभिक्रिया उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन है, मतलब कॉपर और सल्फर, सल्फर और ऑक्सीजन, ये तीनों मिला के एक यौगिक बनता है जिसे कहते हैं कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पे देखें तो कॉपर है और सल्फर है और ऑक्सीजन है। कॉपर के एक अणु, सल्फर के एक अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु, सबको मिलाते हैं एक तरह का, ये कहलाता है यौगिक जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है। अब ये एक तरह से विलयन है। विलयन मतलब एक तरह से जलीय विलयन, पानी के साथ में घोला गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लोहे की कोई भी रॉड एक डाल देते हैं। रॉड डाल दें या तो कहें कि कोई भी एक जो है, मान लीजिए यही है, ये लोहा है। इसको अगर हम डालते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इसका कलर जो है वो नीले से हरा हो जाता है, नीला नहीं हो जाता है, नीले से हरा हो जाता है। यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फेरस, यहाँ पे देखें तो लोहा जो है वो ज्यादा क्रियाशील है, और यहाँ पे देखते हैं तो सल्फेट के साथ पहले क्या लगा हुआ है, कॉपर। तो फेरस ज्यादा यानी कि लोहा ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से ये कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर को हटा देता है। अब ये यहाँ पे देखिए तो ये इसकी जगह ले लिया। दूसरे पक्ष में देखें तो क्या किया, फेरस जाके सल्फेट के बगल में लग गया है, देखिए। और दूसरी तरफ देखें तो कॉपर को हटा दिया है। ये एक तरह से उदाहरण ये समझिए, मान लीजिए एक बहुत तंदुरुस्त बच्चा क्लास में आया और एक दूसरे बच्चे को जो कि कमजोर है उसको हटा के उसकी सीट पे बैठ जाए, तो वही है होता है कि ये क्या होता है, बहुत एक्टिव है फेरस, इससे एक्टिव है कॉपर से। हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि देखिए क्रियाशीलता का आधार पर तत्वों के नाम, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ज्यादा क्रियाशील होगा कम क्रियाशील वालों को विस्थापित कर देगा, या विस्थापन मतलब होता है हटा देना, हटा के उसकी जगह ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम देखते हैं कि इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। प्रयोग क्या करेंगे, इसमें जो है हम पानी डालेंगे और पानी में क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, और कॉपर सल्फेट डाल के फिर हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट, ये देख रहे हैं आप कि कॉपर सल्फेट है। इसको हम थोड़ा सा इसमें डालते हैं। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में हम मिलाएंगे पानी।
इसमें हम थोड़ा डाल देते हैं पानी। इस जली विलयन को हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए अब ये बन चुका है कॉपर सल्फेट का जली विलयन, लोहे की राड है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसमें डाल देते हैं। इसमें हम डाल के थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, लगभग 5 मिनट बाद देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो है विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। अगर देखें तो इस जलीय विलयन में कॉपर और सल्फेट दोनों चीज था। उसमें से जो है इसने इस आयरन रॉड ने जाके जो है सल्फेट के साथ में मिल लिया, और उसमें जो कॉपर था वो कॉपर आके अपने ऊपर इसने लगा दिया है। इसको कहते हैं विस्थापित करना, यानी यह विस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण है। बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो समझने में हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, जिससे कि हमारा अगला वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।